हेलो स्टूडेंट, मैं गोपाल सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गोपाल सर क्लासेस में। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 0 मैथमेटिकल टूल। हमने पिछले क्लास में इसकी शुरुआत की है। सबसे पहला जो टॉपिक हमने देखा था वो था हमारा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया। आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया है तो एक बार आप फिर से रिवाइज कीजिए। जितने टाइप के हमने क्वेश्चन बताए हैं सारे क्वेश्चन और फॉर्मूले आप अच्छे से देखिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, सर बोलिए कि ये टॉपिक हमको फिर से बताइए, यहाँ हमको दिक्कत है। वो सारी चीजें आप मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो आज की क्लास में हम अपने अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैथमेटिकल टूल के अंतर्गत आने वाला डिफरेंशिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 11 का फिजिक्स हो, क्लास 12 का फिजिक्स हो, क्लास 11th मैथ्स, क्लास 12th मैथ्स, सभी जगह ये टॉपिक आपको मिलने वाला है। तो ये टॉपिक समझना बहुत ही जरूरी है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, खासकर मैथ्स वाले बच्चों के लिए। जरूरी दोनों के लिए, मैथ्स और बायो के लिए। अगर बायो वाले बच्चे ये टॉपिक नहीं समझोगे तो आपको फिजिक्स समझ में नहीं आने वाला। फिजिक्स में अधिकांशतः जितने डेरिवेशंस आएंगे सारी जगह इसका यूज होता है। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। बोलते हैं इसको हिंदी में अवकलन। अवकलन सीखने से पहले आप जो इसका कॉन्सेप्ट है वो समझ जाइए कि आखिर होता क्या है अवकलन, अवकलन क्या है। अगर ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आप आसानी से अवकलन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अवकलन की। अवकलन से पहले दो परिभाषाएं बहुत ही छोटी छोटी, उनको आप समझ जाइए। तो गणित में बोलते हैं चर राशियां और अचर राशियां। तो आपको मालूम होगा कि अचर किसे कहते हैं, चर किसे कहते हैं, वेरिएबल क्या है, ठीक है, या कांस्टेंट क्या चीज होती है। तो स्टार्ट करेंगे हम कांस्टेंट से, ठीक है। तो बोलते हैं कांस्टेंट जो है क्वांटिटीज है, कांस्टेंट जो क्वांटिटीज है, या फिर बोलते हैं कि अचर जो राशियां होती है, ऐसी राशियां होती हैं कि गणितीय संक्रिया में जब हम उनका उपयोग करते हैं तो उनका मान बदलता नहीं है, उन्हें हम अचर कहते हैं, ठीक है। कोई भी मैथमेटिकल्स जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मैथमेटिकल चीजें होती हैं, वहां जब हम यूज करते हैं इन संख्याओं को, कौन सी संख्याओं को, कांस्टेंट को, तो उनके वैल्यूज चेंज नहीं होते बोलते हैं। उसके वैल्यूज जो रहते हैं वो चेंज नहीं होते, उसके वैल्यू कैसे रहते हैं, एक ही उनका मान रहता है। तो ये क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। कांस्टेंट को हम दिखाते कैसे हैं, कैसे, कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट क्या बोले हमने हिंदी में इसको, अचर। क्या बोला, अचर। जिनका मान मैथमेटिकल, जो हम मैथमेटिकल प्रोसेस करते हैं उसमें चेंज नहीं होते, वो कहलाते हैं कांस्टेंट, ठीक है। जो मैथमेटिकल प्रोसेस में जिनके वैल्यूज चेंज नहीं होते वो कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट को अक्सर हम जो अल्फाबेट है उसकी स्मॉल लेटर्स ए बी सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ए बी सी से। जब बहुत सारे बच्चों से पूछा जाता है कि अचर क्या है, बच्चे खड़े होते हैं, बोलते हैं सर ए बी सी। ए बी सी क्या है, क्लास 1 में हो क्या आप, नहीं, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे जो राशियां होती है जिनका मान परिवर्तित नहीं होता गणितीय संक्रियाओं में, उसे हम क्या कहते हैं, हम अचर कहते हैं। और आते हैं हम सेकंड टॉपिक पर, वो जो है वेरिएबल्स, जिसे हम चर कहते हैं। आसानी से अब इसकी परिभाषा आप बोल सकते हो, ऐसी राशियां जिनका मान गणितीय संक्रियाओं में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, वे सभी राशियां क्या कहलाती हैं, चर कहलाती हैं। इन्हें हम अंग्रेजी के जो अल्फाबेट्स हैं, इंग्लिश अल्फाबेट से स्मॉल लेटर्स एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। जिनके मान परिवर्तित होते हैं, जिनके वैल्यूज में चेंजेस आते हैं, वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। और ऐसी क्वांटिटीज जिनके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, वो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। जैसे कांस्टेंट बोला जाए, कांस्टेंट की एग्जांपल देंगे तो हम पाई दे सकते हैं। पाई मालूम है आप सभी को, पाई क्या होता है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं 22/7
और 3.14। तो पाई को क्या बोलेंगे हम? पाई को क्या बोलेंगे हम? एक ये कैसा है, कैसी क्वांटिटी? ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है मिलेंगे, ठीक है। हम क्या बोलेंगे इसको? कांस्टेंट बोलेंगे। पाई इज इक्वल टू होता है 3.14। अब बात करेंगे हम वेरिएबल्स की। किसकी बात करते हैं? वेरिएबल्स की, जिसकी वैल्यू में क्या आ जाते हैं? चेंजेस आ जाते हैं, वो होते हैं वेरिएबल्स। तो ये जो चर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। जो सबसे पहला टाइप होता है उसे बोलते हैं हम स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्या बोलेंगे आप इसको? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, स्वतंत्र चर, ठीक है। स्वतंत्र चर वे चर होते हैं जो स्वेच्छ मान ग्रहण कर सकते हैं, बोलता है। मतलब उनकी एक इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है, वो किसी और पर डिपेंड नहीं रहता है, ठीक है। उसका एक स्वयं का अस्तित्व होता है, अपना स्वयं का एक वैल्यू होता है, वो कहलाता है स्वतंत्र चर, ठीक है। आगे हम और आपको डिफाइन करेंगे और समझाएंगे एग्जांपल्स के द्वारा। और दूसरा जो होता है वो होता है परतंत्र चर, डिपेंडेंट। वो इंडिपेंडेंट और ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे चर जो स्वतंत्र चर के मान पर निर्भर करते हैं, ठीक है। क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल जो रहता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पर क्या करता है? डिपेंड करता है। उसे हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट बोलते हैं। तो मैंने जो बातें बताई ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपको अवकलन सीखना है तो ये चीजें आपको जाननी जरूरी है। तो बातें समझ में आ गई होगी। सबसे पहले मैंने बताया अचर के बारे में, जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती है, जिनका मान जो रहता है वो बदलता नहीं है, वो सभी कैसी राशियां कहलाती हैं? अचर राशियां कहलाती है, या उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझाया मैंने। पाई होता है 3.14। कैसे इसको डिनोट किया जाता है? जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसके स्मॉल लेटर ABC से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। फिर मैंने बताया वेरिएबल चर, जिनकी ऐसी राशियां जिनके मान में हम क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं, या बोल सकते हैं कि जब हम कोई भी गणितीय संक्रियाएं करते हैं तो इनकी वैल्यूज चेंज हो जाती है, वो कहलाता है आपका चर। कैसे डिनोट करेंगे? इंग्लिश अल्फाबेट, जो स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं X, Y, Z से। फिर हमने देखे 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल, चर के 2 प्रकार। कौन कौन से 2 प्रकार देखे? सबसे पहले हमने देखा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, जो जिनका अपना खुद का अस्तित्व होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं, उसकी वैल्यू जो रहती है वो इंडिपेंडेंट होती है, वो कोई भी वैल्यू ग्रहण कर सकते हैं, वो होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर। और वे चर जो इन चरों पर, स्वतंत्र चरों पर निर्भर करेंगे, वो कहलाते हैं परतंत्र चर या डिपेंडेंट वेरिएबल्स। आपको चर और अचर समझ में आ गए होंगे। यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। अगली चीज जो हमको समझनी है वो है फलन। फलन क्या है? ठीक है, बोलते हैं जब कोई एक जो चर राशि होती है वो दूसरे चर राशि पर निर्भर करती है तो उसे हम पहली चर राशि है उसे हम दूसरे का क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलते हैं कि कोई एक चर राशि क्या है? y है। एक चर राशि क्या है? y है, जो x पर निर्भर करती है। एक चर राशि क्या है? y है, जो x पर निर्भर करती है। तो जो y है उसको हम x का क्या कहेंगे? फलन कहेंगे। और इसका अर्थ यह भी होगा कि जो y का मान है, ठीक है, वो जो y का मान है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर। तो x के प्रत्येक मान के लिए y का भी एक ही मान होगा। y का भी कितना मान होगा? एक ही मान होगा। x का अगर हम मान परिवर्तित कर देंगे तो y का भी मान क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। तो हम इसे बोलते हैं y को, y किसका फंक्शन है बोलेंगे? x का। और लिखेंगे कैसे? y इक्वल f(x) या बोलेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, क्या बोलेंगे? y इज अ फंक्शन ऑफ x बोलेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? f(x). ठीक है, हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, हमारे पास में एक एग्जाम्पल है। हम ले लेते हैं एक फंक्शन ले लेते हैं f(x). क्या ले लेते हैं? f(x) ये है x² प्लस x प्लस 1। ये एक अलजेब्रिक फंक्शन ले लिया y, तो f(x) इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, यहां ले सकते हैं। क्या है ये? हमारे पास में y है। y फलन किसका है? x का है। तो देखिए वैल्यू कैसे चेंज होगी। ठीक है, बोलते हैं इफ x इक्वल 1, x की वैल्यू कितना ले लिए? 1, देन
y इक्वल f, x की जगह कितना पुट कर देंगे हम 1 पुट कर देंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इक्वल 3। तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। उसी प्रकार और देख लो, अगर x की वैल्यू 2 ले लेंगे देन y इज इक्वल टू f2 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा 4, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7। तो देखिए जितनी भी x की वैल्यूज आ रही है सभी के लिए y का एक अलग वैल्यू आ रहा है, तो यहां y को क्या बोलेंगे, y क्या है फलन है, किसका फलन है x का, ठीक है, तो fx क्या है फलन है, ठीक है, fx क्या है फलन है। तो इस तरह से हम फलन को परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। जब किसी एक चर राशि के मान में परिवर्तन किसके साथ होता है, किसी दूसरी चर राशि के मान के अनुसार होता है, तो हम जो पहली चर राशि रहती है उसे हम दूसरी चर राशि का क्या कह सकते हैं, फलन कह सकते हैं। ये जो तीनों चीजें हैं चर, अचर और फलन पूरे आपके अवकलन में उपयोग आने वाली है, यही शब्द बार बार आपके आने वाले हैं। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फलन का अवकलज, डिराइवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है। बोलते हैं कोई एक चर राशि है, फिर से बात वही, हम एक चर राशि ले लेते हैं, कोई एक चर राशि हमारे पास, चर राशि क्या है, ठीक है, चर राशि है x, हम एक चर राशि ले लेते हैं, चर राशि क्या है हमारे पास x, x के मान में अगर हम क्या करें बोलता है परिवर्तन करते हैं, x जो रहती है उसको एक मान से अगर हम दूसरे मान में परिवर्तन करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, x के मान में क्या हुई बोलेंगे, वृद्धि हुई, क्या बोलेंगे, वृद्धि हुई। तो देखिए अगर x जो है उसका प्रारंभिक वैल्यू x1 हो और इसके मान में वृद्धि क्या कर दी जाए x2, बात समझ में आ रही है, एक राशि चर राशि x है, x का प्रारंभिक मान x1, कुछ समय पश्चात हम उसके मान में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, तो परिवर्तन होने वाला मान, मुन्ना समझ में आ रहा है भाई आपको, देखिए सामने देखिए x1 परिवर्तन जो हो गया मान वो कौन सा मान होगा भाई x2, ठीक है, तो प्रारंभिक मान x1 बाद का मान x2, तो इस चर के मान में वृद्धि, ठीक है, किसके मान में, चर क्या है x है, तो x के मान में लिखेंगे हम वृद्धि क्या हो रही है, x के मान में वृद्धि क्या कहलाएगी, x2 माइनस x1, क्या कहलाएगी, x2 माइनस x1, इस चर के मान में वृद्धि कहलाएगी। तो वृद्धि समझ में आई होगी बात, समझ में नहीं आई होगी तो सुन लीजिए, आप अभी क्लास 11th में हैं या क्लास 12th में होंगे, जिस भी क्लास में होंगे, अभी आपकी उम्र कितनी है बताओ भाई, 15 ईयर्स, आज से 5 साल पहले कितनी थी, 10 ईयर्स होगी ना, इतनी समथिंग होगी। तो इन 5 सालों में आपके उम्र में क्या परिवर्तन आए, दिमाग में तो बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं, उम्र में भी परिवर्तन आया है, 5 साल पहले आप 10 इयर्स के थे, तो वृद्धि कैसे निकालेंगे आप, 15 माइनस 10 इक्वल 5, ये जो 5 साल आपके बीते हैं, आप 5 साल बड़े हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, समझ जाइए, ध्यान दीजिए पढ़ाई पर, x के मान में वृद्धि समझ में आई होगी। तो बात मैं वही कर रहा हूं, ये जो x के मान में वृद्धि हुई हम उसे लिखेंगे कैसे, हम उसको कैसे लिखते हैं, डेल्टा x से दिखाते हैं, किससे दिखाएंगे, x के मान में जो वृद्धि हुई उसको हम डेल्टा x से दिखाएंगे। ये जो है डेल्टा x वो बहुत छोटी राशियों के लिए दिखाई जाती है, जो डेल्टा है वो यूज की जाती है बहुत छोटी छोटी राशियों के लिए, जब किसी राशि का मान कम होता है तो हम उसको डेल्टा से दिखा सकते हैं। तो डेल्टा क्या दिखा रहा है, वो एक जो वृद्धि हुई है मगर कैसे वृद्धि हुई है ये चीज को बता रहा है। तो वृद्धि कैसे हुई है, वृद्धि हुई है वो बहुत कम मान में हुई है, इसलिए हमने उसको डेल्टा से डिनोट कर दिया, ये डेल्टा x के मान में वृद्धि को दिखा रही है, ठीक है। तो यहीं से हम अब आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे बोलता है कि माना कोई अन्य चर, ठीक है, कोई अन्य चर है, बोलता है, फिर लिखते हैं बड़ा, माना कोई अन्य चर y x पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, x पर निर्भर करता है। बात को समझिएगा भाई, एक और भाई आ गया, ये भी चरने आ गया, ये भी चर है,
कौन है चर? y। कौन से चर पर? x चर पर। क्या करता है? निर्भर करता है, मतलब x चरेगा तो y भी चरेगा। बात समझ में आ रही है आपको? दोनों चर हैं, मगर y कब चरेगा? जब x चरेगा, x पर डिपेंड करेगा। तो y को हम x का क्या बोलेंगे? फलन बोलेंगे। तो y इक्वल क्या हो जाएगा? f ऑफ x। क्या हो जाएगा? y इक्वल f ऑफ x हो जाएगा। और यहां जो x है वो कहलाएगा स्वतंत्र चर, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, पहले से चरना शुरू कर दिया था भाई। कैसा? ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो y है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर डिपेंड कर रहा है। तो ये कैसा कहलाएगा? परतंत्र चर। ठीक है, ये डिपेंडेबल कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? ये डिपेंडेबल कहलाएगा। किस पर डिपेंड है? y x पर डिपेंड है, ऐसा हम बोल सकते हैं। बोल क्या सकते हैं? ऐसा होता है भाई। y इक्वल f ऑफ x। बातें आपको समझ में आ गई होगी जितनी मैंने अभी आपको बोली है। बोलते बोलते मुझे भी बहुत पसीना आ गया। बस 2 सेकंड आगे हम शुरू करते हैं। तो देखो, फिर से मैं एक बार शॉर्ट में आपको लेकर आ रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं। बताया हमने एक चर x है, x की पहली वैल्यू x1 ली है, x के मान में वृद्धि हो रही थी, x2 हो गया। x के मान में वृद्धि को किससे दिखाएं? x2 माइनस x1 से। वृद्धि को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर बताया कि कोई अन्य चर है y जो x पर निर्भर करता है, मतलब y जो है फलन है किसका? x का। यहाँ x एक स्वतंत्र चर है, y क्या चीज है? परतंत्र चर है। तो जैसे x के मान में वृद्धि अगर क्या हो रही है? डेल्टा x, वैसे ही y के मान में जो वृद्धि होगी वो क्या होगी? डेल्टा y। अगर x के मान में थोड़ी सी वृद्धि डेल्टा x होती है तो y के मान में भी जो वृद्धि है, थोड़ी सी वृद्धि, वो थोड़ी है तो ये भी थोड़ी ही होगी। तो अगर x के मान में थोड़ी वृद्धि डेल्टा x होता है या होती है तो y के मान में भी थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी। क्या वृद्धि हो जाएगी? डेल्टा y हो जाएगी। अब डेल्टा y जो वृद्धि हो रही है वो क्यों हो रही है? किसके कारण से हो रही है? x के कारण से। तो जो हम यहां लिखते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, सॉरी क्या लिखेंगे? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसको हम बोलेंगे y की मान में x के सापेक्ष, सापेक्ष मतलब साथ में। क्या चीज मैंने बताया? कैसे लिखते हैं हम? डेल्टा y अपॉन क्या लिख सकते हैं? डेल्टा x। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या हुआ? y के मान में वृद्धि, y के मान में वृद्धि किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष वृद्धि की औसत दर। ये जो हमने लिखा है भाई डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, क्या बोलेंगे? y के मान में x के सापेक्ष वृद्धि की क्या होती है? औसत दर होती है। ठीक है, होती है। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं कि क्या है ये। चलिए तो आगे हम समझते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया? बताया हमने कि अगर x के मान में अल्प वृद्धि क्या हो रही थी? डेल्टा x हो रही थी, तो y के मान में भी अल्प वृद्धि क्या होगी? डेल्टा y होगी। ये हमने बता दिया। फिर हमने बताया था आपको कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को क्या बोलेंगे हम? x के सापेक्ष किसके? y के मान में वृद्धि की औसत दर। ठीक है, ये जो डेल्टा y है उसे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है, उसे x के सापेक्ष y के मान में वृद्धि की क्या बोलते हैं? औसत दर कहते हैं। बात तो समझ में आ रही होगी। x के मान में वृद्धि हो रही है डेल्टा x, और y किस पर डिपेंड कर रहा है? x। अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x अगर कम बढ़ेगा तो y का मान भी कम बढ़ेगा, अगर x का मान ज्यादा बढ़ता तो y का मान भी ज्यादा बढ़ता। तो यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। तो बोलता है देखो, जैसे अगर डेल्टा x का मान, अगर ये जो डेल्टा x का मान है कम हो रहा है, कम होते 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 जीरो की ओर जा रहा है, डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, तो जो डेल्टा y का मान है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम होगा, वो भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा।
ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम ये जो सीमा होती है डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ठीक है, ये डेल्टा एक्स टेंस टू 0 की सीमा के अंतर्गत, ठीक है, किसको, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन। क्या बोलेंगे हम, एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन। बात समझ में आ रही है आपको? अगर बताए डेल्टा एक्स अगर 0 होगा धीरे धीरे कम, तो डेल्टा वाई का मान भी कम हो जाएगा। डेल्टा एक्स टेंस टू 0 की सीमा के अंतर्गत डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को एक्स के सापेक्ष क्या कहते हैं, वाई का अवकलन। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी। सीधे सीधे अगर शब्दों में बोला जाए, जो पते की बात है या पॉइंट की बात है, तो वो यह होती है कि y के मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। किसके साथ परिवर्तन हो रहा है, x के साथ परिवर्तन हो रहा है। अगर x का मान कम होगा तो y का मान भी कम होगा, अगर x का मान ज्यादा होगा तो y का मान भी ज्यादा होगा। तो देख क्या रहे हैं हम अभी तक कि एक चर राशि के सापेक्ष दूसरी चर राशि के मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और इसी को बोला जाता है अवकलन। लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। हम ये जो लिखे अभी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इसको अगर हम एक लिमिट में लिखते हैं डेल्टा एक्स, क्या लिखेंगे अगर हम इसको डेल्टा एक्स टेंस टू 0, 0 की लिमिट में अगर हम लिखें तो हम इसी को क्या लिखते हैं, dy अपॉन dx। क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx। ये dy अपॉन dx कहलाता है y का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, डिफरेंशिएट। क्या बोलेंगे हम, डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। y का अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ये जितनी चीजें बताएं उसका सार बोलते हैं। जो थ्योरी है यही निकल कर आती है कि एक राशि हमारे पास में y होगी, y का हम अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे। तो y के मान में जो परिवर्तन होगा किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, वो y का क्या कहलाएगा, अवकलन कहलाएगा, x के सापेक्ष। लिखेंगे कैसे हम, dy बाय dx, y का डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब y की वैल्यू बदल जाएगी x के साथ। अब ये जो अवकलन है वो टोटली फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला भी कहीं ना कहीं से बनते हैं। कहां से बनते हैं, वो सारे की सारी चीजें आप जब जाएंगे मैथ्स में तो मैथ्स में देखेंगे। यहां जितनी चीजें आपके काम आने वाली है फिजिक्स के, वो सारी चीजें मैं फार्मूला से आपको एक एक करके समझाते हुए चलूंगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो चलिए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। मैंने आपको अवकलन बता दिया कि अवकलन होता क्या है, फिर से एक बार सुनिएगा। अवकलन बोलते हैं कोई एक चर राशि होती है। चर राशि क्या होती है बेटा, y होती है। तो y के मान में हम एक दूसरी चर राशि होती है x, x के साथ क्या करते हैं, परिवर्तन। मतलब ये हुआ अगर हम x का मान चेंजेस करेंगे, x का मान में परिवर्तन करेंगे, तो y का भी मान क्या हो जाएगा, बदल जाती है। y की वैल्यू में क्या आ जाती है, चेंज आ जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं, जो y है y का अवकलन बोलते हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, या बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये तो देखते हैं फार्मूला बेस्ड है कैसे होते हैं। तो हम यहां आपके लिए फार्मूला हम लिखते चलते हैं ताकि आपको फार्मूला आप बाद में नोट कर लें। फार्मूला, तो फर्स्ट फार्मूला की ओर आएंगे। जो हमारे पास फर्स्ट नंबर की जो फार्मूला है उस पर हम आते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट नंबर का यहाँ फार्मूला होता है वो फर्स्ट फार्मूला होता है, बोलते हैं इफ। फर्स्ट नंबर के फार्मूले से स्टार्ट करते हैं। y इक्वल एक्स द पावर n, y की जो वैल्यू है वो क्या हो बोलता है, एक्स द पावर n, देन dy
अपॉन dx। आ गए हम dy अपॉन dx पर, dy अपॉन dx। तो कैसे लिखेंगे dy अपॉन dx को? dy dx x द पावर n, y की जो वैल्यू है कितनी थी, x द पावर n, तो dy अपॉन dx को हमने y के प्लेस पे वहां पुट कर दिया x द पावर n। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, ये जो होता है dy dx x द पावर n, वो फार्मूला होता है n x n माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूला कहां से आया? ये जब आप क्लास 11th में भी पीछे जब जाएंगे चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद, तो आपके मैथ्स वाले सर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। आप उनसे पूछिएगा सर ये फार्मूला बनता कैसे, कहां से आया, या जब मैं मैथ्स की क्लास लूंगा, मैथ्स की क्लास की वीडियोस बनाऊंगा, तो वहां आपको डिटेल में जाके समझाऊंगा। ठीक है, तो ये dy dx x द पावर n x द पावर क्या आ गया n माइनस 1, ये हमारा फर्स्ट फार्मूला होता है इसमें। तो देखो कैसे, क्वेश्चन ले लेते हैं हम, एग्जांपल लेते हैं, हमको x द पावर 3, ठीक है, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। किसको डिफरेंशिएट करना है हमको? x द पावर 3 को। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, आप क्वेश्चन लिखना, सॉल्व में y ले लेना, जो दिया गया है वो आपका क्या हो जाएगा, कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, y इक्वल x द पावर 3, y इक्वल क्या हो गया x द पावर 3। इसको हमको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, बोलता है विथ रिस्पेक्ट टू x। कैसे लिखेंगे? dy अपॉन dx। तो ये dy dx y के प्लेस में क्या आ गया, x द पावर 3, y के प्लेस में क्या आ गया, x द पावर 3। फार्मूला आपके सामने है, आप दोनों को कंपेयर कीजिए। यहां लिखा है dy dx x द पावर n x द पावर n माइनस 1, n जो है उसके प्लेस में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ 3 दिखाई दे रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग, फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 3x द पावर 3 माइनस 1। मैंने कुछ नहीं किया, केवल फार्मूला देखा और n की जगह में रख दिया 3, तो ये 3x स्क्वायर ये हमारे पास में आ गया अवकलन। किसका अवकलन है? x क्यूब का। x क्यूब क्या था? एक फंक्शन था, कौन से वेरिएबल का फंक्शन था? x का फंक्शन था। तो x क्यूब हो गया 3x स्क्वायर, उसकी वैल्यू में क्या आ गई, चेंज आ गई। ये x की जो पहली वैल्यू थी x1 जो हमने अभी बताया x क्यूब, x2 क्या हो गया 3x स्क्वायर, मतलब x के मान में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो एक चक्कर घूम गया मैं, घूमने के बाद, ठीक है, घूम गया, ये खोज रहा था साफ करने के लिए। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमको अवकलन करना है, किसका अवकलन करना है, x का। किसका अवकलन करना है, x का। ठीक है, तो जब हम x का अवकलन करेंगे dy dx x, तो क्या आएगा, x में पावर में कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1 है। ये x जो लिखा है इसके पावर में कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1 है। तो ये आ जाएगा 1x द पावर n के प्लेस में 1 माइनस 1 x द पावर 0 इक्वल क्या हो गया, 1। बात समझ में आई? dy dx x का हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x के पावर में कुछ नहीं, मतलब 1। फार्मूला अप्लाई करेंगे dy dx x द पावर n x द पावर n माइनस 1। ये जो n माइनस 1 है x की पावर में है, तो हमने n के जगह पुट कर दिया 1x n माइनस 1 माइनस 1 कितना हो गया, x द पावर 0। x द पावर 0 क्या होता है, 1। किसी भी क्वांटिटी की जब पावर में 0 आता है तो वैल्यू आती है 1। ठीक है, तो इस तरीके से यहां आपके पास में 2 फार्मूले बन गए। ध्यान से देखिए, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2 dy dx क्या हो गया, x। ठीक है, थर्ड फार्मूले की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो थर्ड फार्मूला है वहां हम लिखेंगे dy dx e द पावर x, ये होता है e द पावर x। ठीक है, फोर्थ फार्मूला जो होता है वो होता है dy dx a द पावर x। क्या होता है, dy dx a द पावर x, ये होता है a द पावर x log a टू द बेस क्या होता है, e। ठीक है, log a टू द बेस e। ये दोनों फार्मूले सेम होते हैं, ये भी होता है dy dx, जैसे e द पावर x है तो e द पावर x log
ई टू द बेस क्या हो जाता है ई, यहां बेस में ई लगता है और वैल्यू भी क्या आती है, लॉग की वैल्यू भी क्या आती है ई। अब मालूम है लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है 1, इसलिए हम यहां लिखते नहीं है। देखो दोनों फॉर्मूले, बहुत कम बच्चे इसको समझते हैं कि लोगों को मालूम ही नहीं होता, ऐसा भी होता है। डी बाई डी एक्स ई द पावर एक्स, तो क्या हो गया ई द पावर एक्स लॉग ई, डी बाई डी एक्स ए द पावर एक्स ए द पावर एक्स लॉग ई। ठीक है, समझते रहिए, छोटी छोटी चीजें हैं, हम भी आपको सिखाकर ही रहेंगे। जितना भी आप बोल लो, कोशिश कर लो, जब तक आप अवकलन नहीं सीखेंगे हम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। ऐसे भी हमारे गुरुजी ने हमको बोला है बच्चों को सिखाकर ही रहना। ठीक है, तो हम भी आपको सिखाकर ही रहेंगे, इस बात को अपने दिमाग में आप बैठा लो। तो दोनों फॉर्मूले हम कंपेयर करके देखते हैं, डी बाई डी एक्स ई द पावर एक्स ई द पावर एक्स लॉग ई टू द बेस ई, डी बाई डी एक्स ए द पावर एक्स ए द पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई। ओके, ये टू फॉर्मूलेज हैं, दोनों एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, मगर यहां हम केवल ई द पावर एक्स लिखते हैं। क्यों ऐसा लिखते हैं? क्योंकि लॉग ई की वैल्यू 1 होती है। आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे, इसके भी बहुत सारे यूजेस होंगे। 5th नंबर में हम फॉर्मूला लिखते हैं डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा लॉग ई टू द बेस, ई टू द बेस एक्स होता है, इसकी वैल्यू आती है 1 अपॉन एक्स। क्या आती है 1 अपॉन एक्स। और भी फॉर्मूले लिख सकते हैं आप 6 नंबर में, डी बाई डी एक्स अगर कोई बोलता है कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलता है 0 हो जाएगी। कोई भी कांस्टेंट आएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलता है 0। कैसे? एग्जाम्पल में ले लेते हैं, यदि y की वैल्यू कितनी है 5 है, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, dy dx क्या हो जाएगा 5 क्या है कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 0। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन होता है 0, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो। ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वही वेरिएबल, वही जो क्वांटिटीज हैं वो वेरिएबल्स होंगी जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जितनी x वाली क्वांटिटीज आएगी सभी की सभी वेरिएबल्स होगी, उसको छोड़कर बाकी सभी क्या होगी वेरिएबल। तो कोई भी वेरिएबल का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है 0 होता है। अब वैसे ही 7th नंबर एक और फॉर्मूला ले लेता हूं मैं, डी बाई डी एक्स क्या लिखूंगा मैं, डी बाई डी एक्स, यहां मैं लिखता हूं कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो ये क्या होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। ठीक है, ऊपर लिख देता हूं मैं, शायद तक दिखाई नहीं दे रहा है। फॉर्मूला नंबर 7, डी बाई डी एक्स, दो चीजें आएगी यहां, कांस्टेंट आएगी, मल्टीप्लाई रहेगी वेरिएबल। किससे मल्टीप्लाई रहेगी, वेरिएबल से। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां हम जो कांस्टेंट रहेगा उसको हम सामने लिखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे हम किसको, वेरिएबल्स को। किसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, वेरिएबल्स को क्या करेंगे हम डिफरेंशिएट करेंगे। एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स 5x स्क्वायर, क्या हो गया डी बाई डी एक्स 5x स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये 5 जो है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। क्यों बाहर निकालें, कैसी क्वांटिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया। कौन डिफरेंशिएट होगा, डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। चलिए डिफरेंशिएट कीजिए। फर्स्ट नंबर फार्मूला फिर से यहां भी अप्लाई होगा, तो देखते हैं हम फर्स्ट नंबर फार्मूले को। तो डी बाई डी एक्स एन के प्लेस में हो जाएगा 2, ये x 2 माइनस 1, तो क्या आ गया वैल्यू 5 2 जा 10x। फिर से एक बार देखिए, डी बाई डी एक्स 5x स्क्वायर, 5 कांस्टेंट बाहर आ गया, डिफरेंशिएट किसको करेंगे, x स्क्वायर को करेंगे। 5
इंटू 2x⁻2 - 1 मतलब 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, 5 2 10 x आ गया। तो बात वही है कि अगर सिंगल कांस्टेंट होगा तो वैल्यू उसकी हो जाएगी डिफरेंशिएशन में 0। अगर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल आ रहा है तो कांस्टेंट को निकाल कर आप रखिएगा बाहर और डिफरेंशिएट करना है आपको। किसको डिफरेंशिएट करेंगे? वेरिएबल्स को। कैसे जानेंगे कौन वेरिएबल? जिसके रिस्पेक्ट में हम, ठीक है बात समझिए, जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं, वही होता है वेरिएबल। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है? एक्स के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। तो जितनी क्वांटिटीज एक्स वाली आएगी सारी की सारी क्या होगी? वेरिएबल। उसके अलावा कुछ भी आ जाए, कोई भी आ जाए, चाहे पीएम आ जाए, चाहे कोई सीएम आ जाए, सभी के सभी कांस्टेंट होंगे, सबको निकाल कर करना बाहर। करना है आपको डिफरेंशिएट केवल ऐसी वैल्यूज जिसमें क्या है? एक्स है। ओके अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वैसे बदल जाएगा। अगर कभी आप y के रिस्पेक्ट में करने लगे तो y वाली जितनी क्वांटिटीज आएगी उसको रिस्पेक्ट देने लगना, उसी के अकॉर्डिंग या उसी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करने रखना। कभी z आ गया तो z के रिस्पेक्ट में ही हम क्या करेंगे? हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो अभी फिलहाल जितने भी हम वेरिएबल्स ले रहे हैं सब x वाले ले रहे हैं, तो x वेरिएबल होगा, उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। बात समझ में आई? तो चलिए, अगर नहीं आती है, कहीं भी आपको दिक्कत है तो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर या मेरे पर्सनल नंबर में मैसेज करके आप बोल सकते हो सर आप क्या क्या बोल रहे थे, हमारे दिमाग के ऊपर से गई। क्योंकि जो 11th क्लास के बच्चे उनके लिए बहुत ही नई चीज है। ओके क्यों मुन्ना, आपको समझ में आया? सुनते रहिए भाई, आप बीच बीच में सोएंगे, आंख बंद करेंगे, छत को देखेंगे, पसीने मेरे को भी आ रहे हैं, गर्मी है मानता हूं। इधर ध्यान दीजिए, ठीक है? आप ध्यान नहीं देंगे आपको क्लास से हम बाहर कर देंगे, मुन्ने की जगह बुला लेंगे भाई मुन्नी को। ओके हाँ चलिए भाई इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो ओके और भी एग्जांपल्स हैं और भी फार्मूले, ये फार्मूले आपको समझ में आ गए होंगे और एग्जांपल्स मैं आपको कराने वाला हूं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहां तक पहुंचे भाई? हमारी गाड़ी पहुंची है फार्मूला नंबर 7 पे। अब 7 से आगे देखते हैं, कुछ और फार्मूलेज है हमारे पास में। फार्मूला नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया फार्मूला नंबर हमारा 8। यहां देखेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ये होता है कॉस एक्स। जो डी बाई डी एक्स साइन एक्स होता है वो होता है कॉस एक्स, और 9 डी बाई डी एक्स कॉस एक्स जो होगा वो होगा माइनस साइन एक्स। 10 डी बाई डी एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर एक्स 11 नंबर डी बाई डी एक्स। कहां तक पहुंचे? 10 तक बात करते हैं कॉट एक्स की, ये होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये हो गया 12 नंबर डी बाई डी एक्स सेक एक्स। ये फार्मूला होता है आपका सेक एक्स इंटू 10x और 13 डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स। ये इतने फार्मूले जो जनरली अप्लाई होते हैं, जनरली जो यूज होते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, आप ये फार्मूले आप नोट कीजिए। बोलेंगे अरे बाप रे सर कितना सारा फार्मूला लिखा दिए, कैसे याद करेंगे? याद करने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जितने सारे क्वेश्चंस हैं उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आप बहुत सारे क्वेश्चन देखिए, जितना क्वेश्चन देखेंगे आपका आकलन जो है उतना क्लियर होते चलेगा, सारे फार्मूले आपको याद होते चलेंगे। और जो सबसे बढ़िया तरीका होता है, बोलते हैं या सबसे जो बेहतरीन तरीका होता है वो यही होता है, आप सारे फार्मूले रख लीजिए, ठीक है? एक कहां रखेंगे? एक पेज में लिख के रख लीजिए, जिस टेबल पर जहां आपके पढ़ने की जगह है वहां गोंद से या फेविकोल लगा के आप चिपका दीजिए। आप जब क्वेश्चन बनाएंगे आपके आंखों के सामने रहेंगे, और जो चीज आंखों के सामने होती है बोलते हैं उससे क्या हो जाता है, हमको वो चीज हमको बहुत जल्दी
उसे बोलते हैं कि प्यार हो जाता है। वही आपको प्यार किससे हो जाएगा, उन सारे फार्मूलों से प्यार हो जाएगा और वो आपके दिल में बस जाएंगे, आपके मन में बस जाएंगे। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो खुद ब खुद आपके दिल से उतरकर आपके हाथों में आ जाएंगे। आपको सारे क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व होने लगेंगे। बात वही है कि आप जितने बार क्वेश्चन की ओर जाएंगे, जितने बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। इन फार्मूले से ही आपके अवकलन के क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। ठीक है, ऐसे भी मैथ्स वाले बच्चे बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं। आपकी जिंदगी जो है, जिंदगी बोल सकते हैं आप, क्लास 11 क्लास 12 पूरी बीत जाएगी अवकलन और समाकलन करते हुए 2 साल। ठीक है, तो ध्यान तो देना पड़ेगा। आज नहीं देंगे क्लास में तो बाद की क्लासेस में आपको इन चीजों पर ध्यान देना होगा। तो चलिए हम ये जो फॉर्मूले लिखे उस पर कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स मैं ले लेता हूं। जैसे हमारे पास में एक एग्जांपल है, कोई क्वेश्चन है, एग्जांपल ले लेते हैं। हमको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। बोलता है इसको क्या करो, बोलता है डिफ्रेंशिएट करो। बोलता है किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करो बोलता है। तो अपन यहां सॉल्व में जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, जो दिया है उसको ले लेना बेटा। लेट y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर यहां आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy अपॉन डी एक्स। क्या आ जाएगा हमारे पास में, dy अपॉन डी एक्स। हम इसको लिखते हैं डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। 3 टर्म है यहाँ। पहले काम है आपका, पहला जो टारगेट है, तीनों टर्म को आप अलग अलग लिख लीजिए। कैसे, ऐसे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स सी। इस तरीके से तीनों टर्म को आप अलग अलग लिख लीजिए। अब ए कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। डी बाई डी एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डी बाई डी एक्स सी कांस्टेंट का हो रहा है। वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0। ये ए इंटू, ठीक है, ए इंटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर फर्स्ट फार्मूला एक्स द पावर एन, तो 2 एक्स द पावर एन माइनस 1, तो 2 माइनस 1 प्लस बी डी बाई डी एक्स मैंने करके दिखाया आपको, वैल्यू क्या आती है 1। तो ये हो जाएगा 2a एक्स प्लस बी। बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हम अवकलन इस तरीके से कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए। एग्जाम्पल है हमारे पास में 4 sec x प्लस 10x। सॉल्व करेंगे हम इसको। तरीका बताएं क्या लेके चलना, आप लेट y इक्वल, जो भी दिया है उसको y ले लेना, sec x प्लस 4, सॉरी, लेट y इक्वल 4 sec x इंटू प्लस 10x। इसको हमको करना है डिफ्रेंशिएट, तो लिखेंगे हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स 4 sec x प्लस 10x। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स 4 sec x प्लस डी बाई डी एक्स 10x। ठीक है, तो यहां से हम 4 को कांस्टेंट है बाहर कर देते हैं। डी बाई डी एक्स sec x प्लस डी बाई
dx, ये हो जाएगा हमारे पास में 10x। फार्मूला अप्लाई करना है करके मैंने शुरू से नहीं किया, एक लाइन में कर देते हैं हम। 4 केवल फार्मूले पर ध्यान दीजिएगा, sec x डिवाइड dx, sec x हमने फार्मूला लिखा है आपको sec x इंटू 10x, तो sec x इंटू 10x प्लस 10x sec स्क्वायर x, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो ये होता है अवकलन। बस कुछ नहीं, आपको फार्मूले को अप्लाई करना है, आपका अवकलन पार्ट हो जाएगा यहाँ कंप्लीट। ये जो डिफरेंशिएशंस हैं उसके 4 पार्ट्स हैं, 4 क्लासेस में आपकी कंप्लीट होगी। टोटल क्लास होंगे 1 2 3 और 4 क्लासेस आपको अटेंड करनी है, तब आपका डिफरेंशिएशन, ये जो 4 क्लास है, ये अगर आप बहुत ही ईमानदारी के साथ अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो आपका पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन यहाँ हो जाएगा फिनिश, क्लियर। आपका दिमाग जो है वो कोई भी अवकलन करने के लिए हो जाएगा तैयार। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे आपको अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ओके।